बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। साथियों, हम बचपन से एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं जिसका नाम है सोशल साइंस, और जिसे हम कभी कभी सोशल स्टडीज भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमने कभी आज तक ये जानने की कोशिश नहीं करी कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। साथियों, बचपन से हम पढ़ते तो आते हैं कि डिफरेंस क्या है सोशल साइंस में और सोशल स्टडीज में। हम जनरली दोनों को एक ही टर्म में रेफर कर देते हैं कि सर सोशल साइंस सोशल स्टडीज एक है। बात भी सही है, यू आर नॉट कम्प्लीटली। लेकिन आज के सेशन में हम समझेंगे कि साइंस और सोशल स्टडीज में कितना डिफरेंस है और किस हद तक हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किस हद तक ये सेम है। तो कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लास में। तो ये कुछ ऐसा हुआ होगा कि सर ये क्या है, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में क्या डिफरेंस हो रहा है। ये छोटू के तरीके के आपका फेस बन रहा है। ये सर तो सोचा नहीं था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो इसी चीज को आज हम समझेंगे अपने इस लेक्चर में कि क्या डिफरेंस होने वाला है। एंड दिस विल बी गोइंग टू आउटस्टैंडिंग लेक्चर। नाउ लेट मी गिव अ मिनट। ओके, तो सेशन शुरू करने से पहले हम एक अपने इस कोर्स पर बात करना चाहेंगे। टेक योर कैरेक्टर so good that a blind person can see your kindness and a deaf person can hear your kind words। साथियों, जैसा कि आज का जो एरा है, हम लोग एक दूसरे को हराने में इतनी बुरी तरीके से लगे हुए हैं कि हम नहीं देखते, हम आज भूल गए हैं काइंडनेस। हमें लोगों को एक दूसरे से नहीं फर्क पड़ रहा है। पर in this era, make your character so good that a blind person can see your kindness and a deaf person can hear kind words। अपना करेक्टर इस तरीके से निर्मित करिए कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है जो देख नहीं सकता है, उसे भी आपकी काइंडनेस दिखाई दे। यानी कि आप अपना करेक्टर इस तरीके से निर्मित कीजिए कि जो ब्लाइंड पर्सन के आप अगर साथ खड़े हैं, उससे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसे आपकी काइंडनेस वाली वाइब्स आए, है ना, उसे ये फील हो जाए कि ये काइंड है, तो वो आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सके, अपना जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, वो शेयर कैन हियर। और अगर कोई व्यक्ति बहरा है जो सुन नहीं सकता है, उसे भी आपके काइंड वर्ड्स सुनाई दे सके। अपना करेक्टर इस तरीके से निर्मित करिए कि एक अंधा व्यक्ति भी आपके काइंडनेस को देख सके, और एक व्यक्ति बहरा है वन, उसे भी आपके काइंड वर्ड सुनाई दे। और जब हम अपना करेक्टर ऐसा बनाएंगे तो रियली इट विल बी गोइंग टू अ आउटस्टैंडिंग सोसाइटी। और इसी कोट के साथ हम अपने आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ किसकी? ऑफ ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ सोशल स्टडीज क्या है। तो सर जैसे मैंने समझा कि सोशल स्टडी इज द स्टडी ऑफ पीपल एंड हाउ लिव सोसाइटी एंड हाउ दे लिव टुगेदर इन अ सोसाइटी। मतलब क्या हुआ इसका कि सोशल किस चीज की स्टडी है? ऑफ पीपल, लोगों की स्टडी है। स्टडी में हम पढ़ते हैं लोगों के बारे में और पढ़ते हैं हाउ दे लिव टुगेदर इन अ सोसाइटी, तो में किस तरीके से रहते। तो पता है कि सोसाइटी कहते किससे हैं, या सोसाइटी किससे? सोसाइटी बनी होती है पीपल से, लोगों से। अब अगर सोसाइटी में लोग ही नहीं होंगे, विचार करिए, सोसाइटी में अगर लोग नहीं होंगे तो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस ही क्या है? कहते हैं समाज का जन्म लोगों से ही होता है, और परिवार के सदस्यों से होता है। कि अगर घर में सदस्य नहीं है तो उसे हम परिवार भी नहीं कह सकते। तो उसी भाषा में समझने की कोशिश करें कि कंप्राइजेस ऑफ पीपल, के समाज अदर होता है, लोग हैं। इनके बारे में स्टडी हम करते हैं सोशल स्टडीज में। और ये भी स्टडी करते हैं कि हाउ दे लिव टुगेदर इन सोसाइटी, कि जैसे कि आज के दौर में समाज बनता ही है लोगों से। अपन ने डिस्कस किया था
तो अगर समाज लोगों से बन रहा है, एक कम्युनल हार्मनी भी होती है, हार्मनी होती है जिससे लोग आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर समाज में रहते हैं। जो बेहतर जो सोसाइटी है या जो वेल क्या बोले हार्मन जो सोसाइटी में वेल डेवलप तरीके से, ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है कहाँ? गाँव में। आपने देखा होगा कि अगर गाँव में कोई एक व्यक्ति भी तो सारे गाँव वाले करने के लिए समय साथ होते हैं। इन चीजों को सोशल स्टडीज में, यानी कि बहुत आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करें कि सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग रह रहे हैं और इन्हीं लोगों के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि ये हाउ दे आर लिविंग इन सोसाइटी, साथ में कैसे रह रहे हैं समाज में। ठीक, अब आते हैं सर, इट इंक्लूड्स लर्निंग्स अबाउट हिस्ट्री। सर इसमें मैंने सब्जेक्ट सुने हैं, हिस्ट्री होते हैं, ज्योग्राफी होती है ना, और इकोनॉमिक्स वगैरह होती है। तो इसका क्या रोल है? तो मैं बता रहा हूँ कि सोशल स्टडीज में सीख मिलती है किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, या हम जैसे ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, कल्चर के बारे में, आर्ट एंड कल्चर टू अंडरस्टैंड, क्या समझने के लिए, लेकिन क्या समझने के लिए? हाउ कम्युनिटीज एंड नेशन वर्क्स, हाउ कम्युनिटीज एंड नेशन वर्क्स, कि जो कम्युनिटीज हैं हमारी सोसाइटी में, तो वो कैसे रह रही हैं, कैसे काम करती हैं, और राष्ट्र कैसे काम करता है। आपको पता है इंडिया एज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, इंडिया एज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, हमारे भारत में बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम सभी एक देश के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी कि ये क्या शो करता है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, बट मतलब कहते हैं कि भारत बहुत विविधताओं का देश है, ये महानता वाली बात नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन इन विविधताओं में भी एकता है, ये हमारे लिए महानता की बात है। आप अगर बहुत आगे ना जाएं तो अगर अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में इतने रीजन है, चंबल रीजन है, जैसे अपन अगर तरीके ये रॉ ऐसे फॉर्म करें मैप, तो ये कुछ एमपी का मैप बनता है ऐसे, नॉर्थ टू स्टेट। तो यहाँ चंबल रीजन है, यहाँ बुंदेलखंड रीजन है, ये रीवा पन्ना का पठार आ जाता है, ये भागेलखंड आ जाता है ना, ये आ जाता है हमारी नर्मदा घाटी, ये आ जाता है मालवा क्षेत्र। तो आप ये देखिए, क्षेत्रीय विविधताओं के साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी तो है ही हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है। चंबल रीजन में जो भाषा बोली जाती है उस पर प्रभाव ब्रज भाषा का है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा का प्रभाव है। वहीं अपन थोड़े से अपने अगर पड़ोसी साइड में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, तो ये बुंदेलखंड रीजन है, की लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है चंबल रीजन का। और सेम इसी तरीके से अगर इस भगेलखंड रीजन पे भी आते हैं तो यहाँ का भी कल्चर अलग है। इसी तरीके से मालवा में चलते हैं, तो आप विचार करिए, अगर एक स्टेट भारत के बीचों बीच में हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, और इस मध्य प्रदेश में इतनी डाइवर्सिटी है, तो आप विचार करिए इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी होगी। आप सोच कर देखिए। और मैं तो हर बच्चे से यही कहता हूँ कि सोशल स्टडीज और सोशल साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग। कि आप सोचिए कि इस इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, जहाँ एक स्टेट पे, या हम ये बोलें कि 10 किलोमीटर आगे चलने पे हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, कल्चर बदल जाता है। तो इतनी डाइवर्सिटी हमारी है, इसके बाद भी सबसे मानता वाली बात है कि हमारे यहाँ एक फैक्टर पाया जाता है जिसका नाम है यूनिटी, यानी कि हम एक हैं। अगर कोई हमें इस चीज पे नहीं डिवाइड कर सकता कि यू बिलोंग टू चंबल रीजन, यू बिलोंग टू बुंदेलखंड रीजन, या यू बिलोंग टू, यू आर मराठी, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, है ना, हमें किसी रीजनल डाइवर्सिटी पे हमें नहीं बांट सकते, ना हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी पे। वी आर वन ऑन इंटरनेशनल फोरम, ठीक है। तो भारत विविधताओं का देश है, ये महानता वाली बात कम है, लेकिन विविधताओं में भी एकता है ना, तो ये महानता बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, अपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं सोशल स्टडीज में, जिससे हमें पता चलता है कि कम्युनिटीज जो है हमारी सोसाइटी की, तो और हमारा देश किस तरीके से काम करता है। क्या एम है? तो हम पढ़ते हैं मेन एम इज टू हेल्प पीपल बिकम इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव सिटीजन। स्टडीज पढ़ने का जो एम है या पढ़ाने का जो एम है, ये सब एम है जिससे लोग क्या कर सकें, इन्फॉर्म हो सकें, लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सके, किन लोगों को? हमारे देश के लोगों को तो इन्फॉर्मेशन हो सके, जिससे वो क्या बन सके, एक एक्टिव सिटीजन बन सके। इमेजिन अगर हमारे देश में रहने वाले लोगों को, या हम बहुत बेसिक एग्जांपल से करें, इमेजिन आप अपनी कंडीशन को इमेजिन करिए कि आप इस देश में रह रहे हैं
और आपको नहीं पता कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री क्या है, आपको नहीं पता कि हमारी कंट्री का ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या है ना? पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? आपको नहीं पता कि हमारे यहाँ कौन-कौन से कल्चर फ्लरिश कर रहे हैं, तो आप कभी अपनी कंट्री पे प्राउड कर ही नहीं पाएँगे। जब भी कोई फॉरेन कंट्रीज़ या कोई फॉरेन पर्सन ये कहता है कि हमारी या ये बोले हमारी जो सिविलाइजेशन है बहुत डेवलप हुई है, इंडिया की नहीं है, तो आप उस इंटरनेशनल फोरम पे कहीं भी प्राउडली ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारी इंडिया ने या हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन कितनी पुरानी। तो द रीज़न इज़ दिस कि यू डिडन्ट ट्राई टू नो बेसिक एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंट्री। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी देश की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हमारा कंट्री किस हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है ना? हमारे यहाँ इतनी जो डाइवर्स क्लाइमेट है वो किस तरीके से करने की कोशिश नहीं करी तो हम वी विल बी हैविंग लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी होगी और जब इन्फॉर्मेशन की कमी होगी तो हम एक एक्टिव सिटीजन नहीं बन सकते और जब हम एक्टिव सिटीजन नहीं बन सकते तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि वी विल नॉट टेक पार्ट इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम और जब हम पॉलिटिकल सिस्टम हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम भी अच्छा नहीं होगा और जब भी कभी हमारा इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप इमेजिन करिए उस कंट्री की जिसमें ना तो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या आप उस कंट्री को ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड नेशन में आ रही है ना? तो बिल्कुल ये आप ये कह इन चीज़ों का हमें नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हमारी कंट्री डेवलप्ड नहीं कही जा सकती या हम ये बोले सिंपली कि हम डेवलप्ड नहीं कह सकते। तो यहाँ तक बात समझ में आई? एक बार फिर से करते हैं कि सोशल स्टडीज़ इज़ द स्टडी ऑफ पीपल एंड हाउ दे लिव टुगेदर इन सोसाइटी। सोशल स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं लोगों के बारे में है कि वो समाज में, वो सोसाइटी में किस तरीके से रह रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना रहता है हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, गवर्नमेंट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, सरकार के बारे में एंड कल्चर के बारे में। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब साइंस के बारे में नहीं पढ़ना, है ना? आपको म्यूज़िक के बारे में नहीं पढ़ना, आपको कोई आईआईटी-जी की प्रिपरेशन ऐसा जो उन सब रिलेटेड सब्जेक्ट्स उनके बारे में नहीं पढ़ना। इट इज़ अगर इन शॉर्ट बोले कि इट इज़ स्टडी ऑल अबाउट ऑफ सब्जेक्ट है। कि सोसाइटी इट इज़ स्टडी ऑफ सोसाइटी पूरा समाज के बारे में आपको पढ़ना रहेगा इसमें, हिस्ट्री के बारे में कंट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना रहेगा और इसी तरीके से गवर्नमेंट और कल्चर के बारे में आएगा, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड और एक्टिव सिटीजन बन सकें। इसी के साथ में अब अपन डिस्कस करते हैं सोशल साइंस। सर सोशल स्टडी तो आपने बताया, अब सोशल साइंस क्या है? तो अपन इस पर भी बात कर लेते हैं। तो है सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव। वही डेफिनेशन है कि लोग कैसे रह रहे हैं, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कि हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर है ना, इन ग्रुप, इंक्लूडिंग देयर बिहेवियर्स, कल्चर्स, ये सबके इंस्टीट्यूशंस हैं, बिहेवियर्स, कल्चर, सबके कल्चर अलग-अलग हैं। इन शॉर्ट ये बोले कि भारत में इतनी विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ बहुत डाइवर्स पीपल रह रहे हैं और इन सब के बाद भी वो कैसे रहते हैं ताकि प्रेजेंट किया जा सके। तो इन सब की स्टडी को हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में। बस इसमें ये आ जाता है कि इसमें भी हम पढ़ते हैं इसमें हिस्ट्री के बारे में, इसमें भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। अगर हम ये बोलें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल स्टडीज़ में पढ़ा जाता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिस्टम, ज्योग्राफी के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं ये बोलूँगा कि सोशल स्टडीज़ में तो पढ़ा ही जाता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लेकिन सोशल साइंस में भी सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है और सोशल साइंस में थोड़ा-सा डिफरेंस ये आ जाता है, इसमें सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट इसमें जुड़ जाते हैं हमारे साथ में, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, जैसे साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट, है ना, इकोनॉमिक्स, इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं ताकि हम अपनी सोसाइटी को अच्छे समझ सकें। देखो, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ पढ़ने का मेन पर्पस आप अपने माइंड में ये डालें, सीधी-सी बात है कि हमें सोसाइटी को अच्छी तरीके से समझना है और सोसाइटी को अच्छी तरीके से उन्हीं तभी समझा जा सकता है जब हमें किसी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज हो, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अच्छा नॉलेज हो, उसकी ज्योग्राफी के बारे में अच्छा नॉलेज हो और उसके इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना? अगर नहीं है, तो इमेजिन करिए क्या आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आप किसी कंट्री के सोसाइटल सिस्टम को समझ पाएँगे? आपको जब यही नहीं पता होगा कि हमारी कंट्री के लोग पहले किस तरीके से रहा करते थे, धीरे-धीरे किस तरीके से आगे बढ़े, तो आप करिए जब आपको ये
पता हुआ तो आप कैसे अपने ये कल्चर का मतलब प्राइड कर पाएंगे। साइंस में भी उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है जो सोशल स्टडीज में पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जुड़ते हैं वो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स जुड़ जाती है, जिससे हम अपने समाज को अच्छे से समझ सकें। मैंने पहले ही कहा है, सारा खेल समाज को समझने का है, और समाज को तभी समझा जा सकता है जब हमें इन सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। नाम दिया है इन सब्जेक्ट्स का, बट दे आर नॉट सब्जेक्ट्स इन रियल, वो सब्जेक्ट्स रियल में नहीं है, और वो है मिरर ऑफ अवर सोसाइटी, हमारे समाज का प्रतिबिंब है ना। तो अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस। सबसे पहले तो फिर से आते हैं डेफिनेशन पे। पहले के अपन ने समझ लिया, एजुकेशनल डिसिप्लिन दैट इंटीग्रेट वेरियस फील्ड्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड इट्स फंक्शन। यानी कि सारा का सारा खेल किस शब्द का है? बोला सर, सारा का सारा खेल है सोसाइटी का। आपने अभी बोला कि सोसाइटी को समझ सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, और उसी का ही और सोशल साइंस भी हम सोसाइटी को पढ़ने के लिए समझने के लिए करते हैं। यानी कि सारा का सारा खेल कहाँ घूम रहा है, यानी सेंटर पॉइंट क्या है हमारे आज के टॉपिक का? टू अंडरस्टैंड सोसाइटी बेटर। ठीक है सर। इसमें भी यही है कि सर इट इज एन एकेडमिक फील्ड, ये भी एकेडमिक फील्ड है, फोकस्ड ऑन स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी, है ना। ये भी फोकस कर रहा है स्टडिंग, अध्ययन करता है क्या? ह्यूमन सोसाइटी के पीपल अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, ह्यूमंस अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो किस तरीके से रह रहे हैं, एंड हाउ दे आर, और सोसाइटी के जो उन्होंने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए हैं, इनकी स्टडी थ्रू सोशोलॉजी। इनमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी भी है, लेकिन इनमें सोशोलॉजी भी जुड़ जाता है, इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाता है, साइकोलॉजी भी जुड़ जाता है, एंड पॉलिटिकल साइंस। अभी अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जरिए से आप ये डिफरेंस जो डिफरेंशिएट किया है इनके जरिए से समझने की कोशिश करें। फिर इन शॉर्ट अपन लास्ट में समझेंगे फोकस। अब इनका फोकस क्या है? तो सोशल स्टडीज फोकस करता है sizes of overview and practical knowledge on societal structure often यहाँ से आपका डिफरेंस क्रिएट होने लग गया। जो सोशल स्टडीज है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किस लेवल के बच्चों को? सेकेंडरी एजुकेशन, या हम बोलें कि टिल 10th क्लास। अगर आप 10th तक हैं, पढ़ाए जाते हैं, जैसे आपको पढ़ाया जाता है हिस्ट्री, ठीक है, आपको पढ़ाया गया जियो, या ये बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाया गया, तो ये सब आएगा। अच्छा, इनकी एलिमेंट्री एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन पढ़ाई जाती है, तो सेकेंडरी एजुकेशन तक आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं सोशल स्टडीज में, ये। और यही सोशल साइंस क्या करता है, कहाँ फोकस है इसका? कंसंट्रेशन ऑन इन डेप्थ नॉलेज। ये टर्म शब्द को आप पकड़िए बेटा, कंसंट्रेशन ऑन क्रिटिकल रिसर्च टू अंडरस्टैंड सोशल डायनामिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। देखो में आ गया है कि कहीं ना कहीं बात सोसाइटी को समझने के लिए हमारे पास दो टर्म है, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज। डिफरेंस की बात आई तो डिफरेंस, सिमिलरिटी की बात आई तो सिमिलरिटी की बात तो ये है कि सर समझना सोसाइटी को समझना है, सोशल साइंस में भी सोसाइटी को समझना है। इसका फोकस रहता है कि हम बच्चों को बेसिक इंफॉर्मेशन दे पाए, किस क्लास तक की? 10th तक के लिए, और ये एलिमेंट्री है और बहुत कम है, यानी कि हर बच्चे को 10th क्लास तक उसे सोशल साइंस की, सोशल स्टडीज की इंफॉर्मेशन होनी ही होनी चाहिए। ये हमारा जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, या हम ये बोले हमारा सिस्टम है, ये कोशिश करता है कि हम हर बच्चे को सोशल स्टडीज की इंफॉर्मेशन दे सकें। वहीं पे क्या आने लगती है की बजाय, इसमें आती है इन डेप्थ नॉलेज। इन डेप्थ नॉलेज इन द सेंस कि अब इसमें डीप, अगर आप डीप इसमें जो सोशल साइंस में आप इन सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स की, तो इन सब्जेक्ट्स की अब आप बेसिक इंफॉर्मेशन लेने की बजाय अब आप इसमें डीप स्टडी करते हैं, आप इसकी डीप स्टडी करने लगते हैं, रिसर्च वगैरह करने लगते हैं, तो सब्जेक्ट को कहा जाता है कि सोशल साइंस में हम इन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इन शॉर्ट हम ये बोले कि जिस सब्जेक्ट में बेसिक और कंपलसरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे हमारी कंट्री की जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें जरूरत है, तो वो उनकी स्टडी आती है सोशल स्टडीज में। और वहीं अगर हम किसी सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज लेने लगते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स का हम इन डेप्थ नॉलेज लेने लगते हैं, इनकी स्टडी करने लगते हैं, तो उनकी स्टडी आती है सोशल साइंस में। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं ये डिफरेंस समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा पर्पस। इनका पर्पस क्या है? अल्टीमेट ये पीडीएफ बनाई है ताकि एक एक तरीके से और एक एक आपको डिफरेंस समझ में
सोशल स्टडीज का पर्पज है एम्स टू एजुकेट एंड प्रिपेयर स्टूडेंट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एक्टिव सिटीजन, हम इसको एक्टिव भी बोल सकते हैं। जो सिटीजन एक्टिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा। यानी कि सोशल स्टडीज इसलिए पढ़ाई जाती है हर बच्चे को क्लास 10th तक, ताकि हर बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन रहे उस कंट्री के बारे में जिसमें वो रह रहा है, कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहा है, उसके देश की ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहे, ताकि वह एक इन्फॉर्म सिटीजन रह सके, उसे पता रहे। देखो वो कुछ भी करे आगे चल के, साइंटिस्ट बनना चाहे तो साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर वगैरह बनना चाहे तो कुछ भी बने, लेकिन अगर उस देश में रह रहा है तो कम से कम उसे अपने कंट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, है ना। तो इसकी स्टडी, ये जो सोशल स्टडी है, ये मतलब इसका टारगेट है कि हम हर बच्चे को इतना इन्फॉर्मेशन दे सकें कि वो इन्फॉर्म, उसे सारी मतलब अपनी कंट्री की बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके पास हो, जिससे वह रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। वहीं सोशल साइंस में seeks to advance knowledge and understanding of social phenomenon through research and analysis। शब्द है थ्रू रिसर्च एंड एनालिसिस, ये शब्द आ गया। यानी कि सर अभी आप यहाँ बात कर रहे थे कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, किस क्लास के बच्चों को, 10th तक के बच्चों को। यहाँ क्या हुआ, तो हमने कहा कि सर हाँ ये था कि क्लास 10th तक के बच्चों को हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि हम हर बच्चे को इन्फॉर्म और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सकें। वहीं पे जब हम स्टडी करते हैं सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस की स्टडी करने के लिए इसमें आने लगती है रिसर्च एंड एनालिसिस। क्या मतलब हुआ, मैंने कहा जैसे किसी जैसे 10th तक आप सभी ने सोशल स्टडीज पढ़ी, मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट जाग गया क्या पढ़ने में, कि सर मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा है या मुझे सोशल साइंस बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर आप अपना एक कोई सब्जेक्ट चूज करिए, हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री करिए, पॉलिटिकल साइंस करना, फिर आप इसमें रिसर्च करने लगेंगे। रिसर्च इन द सेंस आप लगेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने लगेंगे, आप फिगर डेटा फिगर को एनालिसिस करने लगेंगे, है ना। अभी अपन एग्जाम समझे, तो फिलहाल बेसिक में इतना समझना है कि आप रिसर्च करना शुरू कर देंगे, एनालिसिस शुरू करना कर देंगे, और इसके बाद आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर कि नहीं सर अगर कोई थ्योरी है तो उसके एस्पेक्ट्स ये भी हो सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप सोचेंगे, उस चीज पर विचार करेंगे। जबकि सोशल स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं है। स्टडीज में आपको जस्ट यू नीड बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप एक एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। तो ये डिफरेंस। अगला है कंटेंट क्या है इनमें, तो मैंने कहा कंटेंट सेम है, इंक्लूड अ मिक्स ऑफ, इसमें क्या रहता है, सिर्फ इतना रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड समटाइम इकोनॉमिक्स एंड कल्चर स्टडीज। मेनली इसमें स्टडी रहती है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सिविक्स की, है, और कभी कभी ये इकोनॉमिक्स और कल्चर स्टडीज भी जुड़ जाती है। वहीं पे सोशोलॉजी में हम बात करते हैं कंटेंट की, तो सब्जेक्ट्स सेम रहते हैं, सब्जेक्ट सेम रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये बोलते हैं मानव विज्ञान, है ना, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, और साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों जुड़े, इसकी अपन अभी चर्चा करेंगे। फिर आता है मेथोडोलॉजी पे, यूजेस अ वैरायटी ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग डिस्कशन, प्रोजेक्ट टू कन्वे बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैंने अभी फिर से वही बात कहा कि सोशल स्टडीज पढ़ाने का एम यही है ताकि हर बच्चे को बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, हमें उसे रिसर्च नहीं करानी है ना, मे भी उसका इंटरेस्ट नहीं हो सोशल स्टडीज पढ़ने में, पर एटलीस्ट उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो। तो टू प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन द स्टडी ऑफ सोशल स्टडीज इज नेसेसरी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस की, तो इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड्स इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि अब इस सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, एंड डेटा एनालिसिस। मैंने अभी कहा था जब आप सोशल साइंस को पढ़ने लगते हैं तो आप सब्जेक्ट्स के बारे में या सोसाइटी के बारे में रिसर्च करने लगते हैं, आप एनालिसिस करने लगते हैं और अपनी थ्योरी को जनरेट करने लगते हैं, जिसे अपन बोलते हैं अपना हम पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखने लगते हैं। एजुकेशनल लेवल फिर से वही बात करी कि टिपिकली टॉट एट द एलिमेंट्री, मिडिल एंड हाई स्कूल लेवल, यानी कि क्लास 10th तक की जो स्टडी होती है वो पढ़ाई जाती है सोशल स्टडीज, और वहीं पे सोशल साइंस की जो स्टडी होती है वो करवाई जाती है कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, एंड लीडिंग टू स्पेशलाइज्ड डिग्री। जैसे आप एमए कर रहे हैं हिस्ट्री में, यू आर परस्यूइंग पीएचडी इन हिस्ट्री, तो ये होती है रिसर्च सब्जेक्ट, है ना। तो बोलते हैं कि हमने स्टडी करी है सोशल साइंस की या स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया है। अब इन शॉर्ट अपन समझते हैं कि एक्चुअल में इन शॉर्ट में डिफरेंस क्या था, तो वो चीजें हम समझा देते हैं।
देखिए बेटा, मान लीजिए मान लीजिए कि सर ये तो सब ठीक रहा, हमें इन शॉर्ट समझाई, तो मैंने कहा 1 मिनट में समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया ऐसा, जैसे क्वेश्चन हमारे पास आया कि पानीपत एक जगह है हरियाणा में, और इसमें 3 बैटल हुए हैं, है ना, 3 बैटल्स हुए इसमें, 3 बैटल्स वर फॉट, 3 बैटल्स वर फॉट। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि, या ये बोले कि सोशल स्टडीज में बच्चों को इतनी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो बैटल हुए हैं पानीपत में ये कब कब हुए हैं, ठीक है, और वो पार्टिसिपेटेड, एंड इसका रिजल्ट क्या रहा, है ना। यानी कि पानीपत में अगर 3 बैटल हुए हैं तो कौन जीता कौन हारा, अगर ये इंफॉर्मेशन रहेगी तो इसको हम कह देंगे कि इस रहेंगे, ठीक है। वहीं अगर ये जो बैटल पानीपत में हुए हैं, ये जो 3 बैटल हुए हैं, तो ये तीनों बैटल पानीपत में ही क्यों हुए हैं भाई, आंसर दीजिए कि किस क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा, कि 3 बैटल पानीपत में कब हुए ये, या ये क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा कि बैटल चेक करके दे सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव, ये सभी का आंसर सेम आएगा, है ना। यार कोई बोले था ये बाबर और इब्राहिम लोदी में, है ना, दूसरा बैटल हुआ अकबर और हेमू में, तीसरा, तो आप इनके आंसर दे सकते हो, सभी के आंसर सेम रहेंगे, इसी को बोलते हैं कि इसके आंसर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन तीनों बैटल पानीपत में ही क्यों हुए हैं, अगर हर बच्चा इसका आंसर देने की कोशिश करेगा तो आई वॉन्ट टू एश्योर यू दैट कि हर बच्चे का आंसर अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रीजन पूछा है कि तीनों बैटल पानीपत में ही क्यों हुए, बिकॉज दिस क्वेश्चन वांट्स रिसर्च, या हम ये बोले दिस क्वेश्चन वांट्स योर थिंकिंग स्किल, हर बच्चा अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से, तो ये आंसर हो जाएगा सब्जेक्टिव, हर बच्चे का अपना अपना आंसर अलग होगा, हर बच्चे के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा या मैं समझाना क्या चाह रहा, तो अब आपको शायद समझ में आया हो, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर क्या है, अगर इन क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए है बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसे बोलेंगे कि ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर इन क्वेश्चंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी स्टडी हम करते हैं सोशल स्टडीज में, लेकिन वहीं अगर हम रिसर्च एनालिसिस करने लग जाते हैं तो उनकी की स्टडी को हम बोलते हैं सोशल साइंस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। मान लीजिए दूसरे एग्जांपल से अगर ये भी समझ में नहीं आया हो, तो दूसरे एग्जांपल से हम ये इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंस क्या है। मान लीजिए किसी ने ये कहा कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कब हुआ, ये तो क्वेश्चन बहुत जनरली समझ में आएगा, तो सभी का आंसर आएगा कि सर इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, का आंसर आएगा 15 अगस्त 1947। इसका आंसर सबको ही आता होगा, जिसको नहीं आता है तो कंडीशंस खराब है भाई आपकी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया, ठीक है सर, किससे, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। वहीं पर अगर हम बात करें, वहीं हमारा दूसरा क्वेश्चन सेक्शन ये है कि हाउ इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट या बिकेम इंडिपेंडेंट। समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन के नेचर को, कि एक तरफ हम क्वेश्चन भारत कब आजाद हुआ, तो अब आप कुछ सोचिए कि जो सेक्शन है करना टफ है का, तो आपका जवाब आएगा कि सर सेक्शन 1 का आंसर करना इजी है, सेक्शन टफ है। क्यों? क्योंकि ये आंसर सभी का सेम आएगा, ये क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव टाइप का है। लेकिन यही अगर हम ये बात करते हैं कि हाउ इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, भारत आजाद कैसे हुआ, तो सर यहाँ सबके अलग अलग आंसर्स रहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ सिंपली कि जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपको फैक्ट के बारे में पढ़ना है, तो वो तो अपन पढ़ते हैं सोशल स्टडीज के बारे में, या सिंपल सी भाषा में कहें बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें
स्टडी करते हैं सोशल स्टडीज में, सोशल स्टडीज में। लेकिन वहीं अपन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं या डिटेल स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करने लग जाते हैं, जिसमें रिसर्च भी है, जिसमें रिसर्च भी जुड़ा हुआ है, एनालिसिस जुड़ा हुआ है, तो इसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइंस। इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा? सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सोशल साइंस। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर किसी हमारे समाज की बेसिक और जो कंपलसरी इंफॉर्मेशन है, इनकी स्टडी को हम पढ़ते हैं सोशल स्टडीज में। वहीं अगर हम समाज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, उनमें डिटेल में उनका हम पढ़ने लग जाते हैं, रिसर्च करने लग जाते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लग जाते हैं, तो इसी की स्टडी को हम पढ़ते हैं साइंस। इसी की स्टडी हम किसमें करते हैं? सोशल साइंस में। उम्मीद करते हैं आपको सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में डिफरेंस समझ में आया हो। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इनके सब्जेक्ट्स के बारे में कि सोशल साइंस सोशल स्टडीज में जो सब्जेक्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं और इनका मतलब क्या है और हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। ये अपन जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये अपन इधर से आते हैं कि हिस्ट्री। तो अभी अपन बात करी थी कि अपन सोशल साइंस सोशल स्टडीज में ये सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, हिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? अपन शुरू तो कर देते हैं पढ़ना, ये नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है हमारे सिलेबस, तो अपन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन क्या है और हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा है। तो आज अपन इन्हीं कुछ चीजों पर अपन चर्चा करेंगे, इन्हीं कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आते हैं डेफिनेशन पे कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। जो हिस्ट्री है ये स्टडी है किसके बारे में? कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, कि पास्ट के टाइम में क्या हुआ, एंड हाउ इट अफेक्ट्स द प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, एंड फ्यूचर। इट लुक्स एट पीपल इवेंट्स एंड प्लेसेस टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैव चेंज ओवर टाइम। आसान सी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए कि हम हिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा, ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने पास्ट के बारे में जान सकें। आप बोलेंगे पास्ट के बारे में जान सकें, सर पास्ट का मतलब? मैंने सर पढ़ा था इंग्लिश में, पास्ट का मतलब वो होता है, तो हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा कुछ ऐसा ही। तो आपने कहा सर ठीक है। मैंने 2000, अभी जैसे 2024 चल रहा है, आप बोलेंगे सर मैंने 2011 में जनवरी में मैं गया था सर बेंगलोर, है ना? तो सर ये भी पास्ट है हमारा। मैंने कहा बिल्कुल, ये सभी को। मैंने कहा ये जरूरी नहीं है। तो आप बोलेंगे सर एक मिनट, अभी आप ही ने तो कहा था हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने कहा ये तो आपने बात पकड़ ली गुरु, लेकिन आपने अगली लाइन नहीं पकड़ी। बोला अगली लाइन से मतलब सर? मैंने कहा कंप्लीटली पढ़ो जरा इसको। उसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। हिस्ट्री स्टडी है किसकी? कि पास्ट में क्या हुआ, एंड हाउ इट अफेक्ट्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा यही तो बात है जो है, यही तो डिफरेंस है पास्ट और हिस्ट्री में। पास्ट का कोई रिलीवेंस नहीं होता, या ये बोले इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जो ऐसी पास्ट की इवेंट्स जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है वो सिर्फ पास्ट में रह जाती हैं। लेकिन ऐसी इवेंट्स पास्ट में क्या क्या हुई, या पास्ट की वो इवेंट्स जिनका इंपॉर्टेंस है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि पास्ट की वो सारी इवेंट्स जिनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या जिनका इफेक्ट पड़ रहा है, उन सब की स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं बेटा? हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आई बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल, जैसे अभी एक एग्जांपल अपन ने दिया था कि सर मैं 2011 जनवरी में या फरवरी में मैं गया था बेंगलोर। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है प्रेजेंट में। आप गए थे, सोसाइटी आज भी वैसी ही है और आगे भी वैसी ही रहेगी, तो ये महज एक पास्ट इवेंट बन के रह जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे ये बोले कि सर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या ये कहें कि सर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये भी तो पास्ट इवेंट है, ये भी पास्ट में हुआ है। फिर इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्यों है? तो मैंने कहा तो है। क्यों है? क्योंकि इट शेप वर्ल्ड्स फ्यूचर।
इसने दुनिया का भविष्य निर्धारित कर दिया था। बोल सर कैसे? मैंने कहा बहुत दूर नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल तो कहा जाता है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस में ये भी रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ये कहा जाता है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होता तो इंडिया की कंडीशंस, या ये बोले इकोनॉमिक कंडीशंस खराब नहीं होती, और जब इंग्लैंड की इकोनॉमिक कंडीशन खराब नहीं होती तो वह मजबूर नहीं होता है इंडिया को छोड़कर जाने। क्या सर हम ये कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड? पर बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी है कि इफेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आई बात समझ में? तो जब इसका प्रभाव दुनिया पे हुआ, यानी कि सर इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ये तो समझ में हमें आ गया। और जब मैंने कहा ऐसी इवेंट्स पास्ट में जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं हिस्ट्री। आई बात समझ में? आपने कहा सर अब बात समझ में आ रही है कि पास्ट की ऐसी घटनाएं जिनका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इवेंट्स बन के रह जाएंगी। वहीं ऐसी पास्ट इवेंट्स जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसे हिस्ट्री में पढ़ने लग जाएंगे। मैंने कहा अब बात आपने बिल्कुल ठीक पकड़ी है, ठीक है। इट लुक्स एट पीपल, अब बात करते हैं आगे। इट लुक्स एट पीपल, इवेंट्स एंड प्लेसेस टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। यानी कि ये लोगों की घटनाओं और जगहों के बारे में अध्ययन करता है ताकि हमें पता चल सके कि चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे बदली। जैसे आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी, जिसमें सबसे पहले देखिए हम ऐसे थे, फिर धीरे धीरे ह्यूमंस का डेवलप ऐसे हुआ, फिर हम थोड़ा सा और हमारी ये बैकबोन है थोड़ी सी और सीधी हुई, फिर हम ह्यूमन की तरीके से चलने लग गए, फिर हम डेवलप में आए, और ये मॉडर्न फॉर्म है। यानी कि इसमें चेहरा थोड़ा सा एप्स जैसा है, पर ये प्रॉपर होमोसेपियन है। कौन है? प्रॉपर होमोसेपियन, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग है, होमोसेपियन। यानी कि जब इतनी बड़ी घटना हुई तो इसकी घटना हिस्ट्री में पढ़ी जानी चाहिए कि नहीं पढ़ी जानी चाहिए? बिल्कुल पढ़ी जानी चाहिए। न कि ये पढ़ा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने किस दिन क्या किया था, क्योंकि इफेक्ट नहीं है फ्यूचर पे, है ना, लेकिन इसका इफेक्ट है कि चीजें कैसे बदली। हम जो पहले चारों मतलब पैरों से चलते थे, फिर हम दो पैरों से कैसे चलने लगे, तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और इसका इम्पोर्टेंस भी है। हमें पता चलता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इसकी स्टडी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। आई बात समझ में? अपन बात करते हैं ये जो वर्ड है, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो हमने पढ़ा कि हिस्ट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक है ना, उसमें बहुत सारे ये बोले स्कॉलर्स रहा करते थे, तो उसी के शब्द को बोलते हैं ग्रीक। तो हिस्ट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका इसका मतलब है हिस्टोरिया, है ना। इसका मतलब क्या है हिस्ट्री का? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का ग्रीक भाषा में मतलब इंक्वायरी, पता करना, टू नो, जानना। क्या जानना? तो अभी मैंने कहा पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना। कौन सी पास्ट पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना सर? तो मैंने कहा अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। कौन सी पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना? कि सर उन पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, जिनका ऐतिहासिक महत्व हो, यहाँ लिखते हैं जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, साथ में जिनका इफेक्ट हो किस पे? हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पे। आई बात समझ में? तो ये चीज समझ में आई सर। हिस्ट्री वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, एक ग्रीक वर्ड है, से हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन हुआ, जिसका मतलब है इंक्वायरी, टू नो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच पड़ताल करते हैं हिस्ट्री में। इज इट क्लियर नाउ? अब आते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है? फैक्ट है, आप इस तरीके से समझिए। तो फादर ऑफ हिस्ट्री को कहा जाता है हेरोडोटस को। ये ग्रीक स्कॉलर थे, यानी कि जो ग्रीस कंट्री है उसमें इनका हेरोडोटस का। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले ही इन्होंने ये हिस्टोरिया वर्ड यूज किया था। द वर्ड हिस्टोरिया वाज यूज्ड बाय एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर हेरोडोटस। हिस्टोरिया जो वर्ड है ग्रीक वर्ड सबसे पहले यूज, इसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। Herodotus is known as the father of history because he was one who systematically collect and verify records historical events and narratives. कहा जाता है कि हेरोडोटस ने हिस्ट्री का सबसे पहले सिस्टमेटिकली क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया, सिस्टमेटिकली स्टडी करी। जो भी रिकॉर्ड्स थे, जो भी नैरेटिव्स वगैरह थे, सबका कलेक्शन किसने किया? ये हेरोडोटस साहब ने किया। इनकी एक राइटिंग है द हिस्ट्रीज, जिसमें ग्रीको पर्सियन वॉर का वर्णन है।
यानी कि एंशियंट टाइम पे बहुत पहले समय वेस्टर्न वर्ल्ड में, या हम ये बोले वेस्टर्न वर्ल्ड इन द सेंस वेस्टर्न वर्ल्ड इन द सेंस यूरोप में दो कंट्री थी, ग्रीस, मतलब कंट्रीज तो बहुत सारी थी, पर ग्रीस में और पर्सियन, पर्सियन आज के समय पे है, इसमें अपनी पावर्स को लेकर लड़ाई हो रही थी। तो कहते हैं ना सुप्रीमेसी ऑफ पावर, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो अपनी पावर को जमाने के लिए ग्रीस और ये पर्सियन यानी कि प्रेजेंट डे ईरान, इनमें तो पता है कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई लड़ाई होती है तो उसका फिक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। तो पर इसमें जो भी है, इनके बारे में, इस युद्ध के बारे में इन्होंने अपनी जो कृति है, यानी कि इनकी जो राइटिंग थी द हिस्ट्री, इनकी बुक थी द हिस्ट्रीज, इसमें इन्होंने इस युद्ध के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया था, है ना, यानी कि प्रोवाइड्स डिटेल्ड अकाउंट एंड वेरियस कल्चर। अपनी बुक्स में इन्होंने इन युद्ध के बारे में वर्णन किया, साथ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके सिस्टमेटिकली तरीके से उन्होंने अपनी किताब में ये इसका वर्णन किया, जिसके कारण हेरोडोटस हिस्ट्री का पिता कहा जाने लग गया या हिस्ट्री का जनक कहने लग गया। आप समझिए, ये हो सकता है आज के लिए, मतलब आज के टाइम पीरियड के लिए आप ये कह सकते हैं कि सर ठीक है, इन्होंने लिख दिया, बहुत सारे लिख रहे हैं, बहुत सारे ये हिस्टोरियन हैं, स्कॉलर हैं, वो लिख देते हैं किताब। देखो बेटा, आज की बात अलग है, आज सभी लोग लिख रहे हैं, लेकिन आप विचार करिए इन्होंने उस टाइम पे लिखा जब लोग शुरुआत करी, और कहा जाता है जब किसी चीज की कहीं से शुरुआत होती है तो उसी का नाम दिया जाता है। आई बात समझ में? जैसे अगर आपका ओरिजिन हुआ है तो आपके माता पिता से हुआ है, तो आपके नाम के आगे किसका नाम लगता है? माता पिता का। कि ये जैसे अगर ए लड़का है, एक्स, अगर एक्स पिताजी हैं तो कहा जाता है कि फलाने का बेटा है। आई बात समझ में? तो सिंपल ये समझेंगे जहां से ओरिजिन हुआ कि उस इंसान की पहचान या उस चीज की पहचान उसी से होती है, ठीक है। तो हिस्ट्री वर्ड जो था वो हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ, जिसका मतलब है टू नो, जानना, इसके बारे में जानना, पास्ट में जो भी इवेंट्स हुई हैं। पर क्या सभी पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना जरूरी है? तो आंसर है नहीं। सिर्फ उन्हीं पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना जरूरी है जिसका वर्णन हुआ है या जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जिसका प्रभाव प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका प्रभाव पड़ा है दुनिया पर, उसका प्रभाव भारत पर पड़ा है, और जब उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है बेटा, तो इसकी हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, या ये बोले ये जो घटना है पास्ट इवेंट, इसे हम बोलेंगे हिस्ट्री। इज इट क्लियर? फिर आते हैं कि हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ द हिस्ट्री, बिकॉज उन्होंने ग्रीको पर्शियन वॉर को अपने जो उनकी राइटिंग थी, बुक थी द हिस्ट्री, इसमें कवर किया था, और उस टाइम के यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के कल्चर को अपने राइटिंग जगह दी। ठीक है, अगला आता है कि फिर भाई स्टडी ऑफ हिस्ट्री, कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बच्चे पूछते हैं सर जो पास्ट में हुआ तो हो गया, ठीक है, लेकिन तो बेटा सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर आप अपने पास्ट को नहीं जान पाएंगे तो आप अपने प्रेजेंट को भी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, जैसे हम सिंपली यही कहें कि जैसे ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार है, आपको यही पता नहीं होगा कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। तो आप विचार कर पा रहे हैं कि आपको इस कंट्री में रहने पे आपको क्या फील होगा, मतलब आपको यही नहीं पता कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि इसके लिए आपको पास्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हम ये चीजें, जनवरी है ना, 2 अक्टूबर अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यानी कि पास्ट के बारे में जानते हैं किसमें? हिस्ट्री में। सेकंड आता है कि सर ठीक है, ये तो हमने समझ लिया पास्ट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स का मतलब कि हमने गलतियां पास्ट में करी हैं। जैसे देखो, हर इंसान से गलती होती है और हर राष्ट्र से गलती होती है, क्योंकि राष्ट्र में या राष्ट्र के जो रिप्रेजेंट करते हैं राष्ट्र को, वो लोग ही होते हैं, और इंसानों से गलतियां होती हैं, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन हमने जो पास्ट में गलतियां करी, इनसे हमने क्या सीखा? कहते हैं कि विद्वान इंसान वो नहीं, या ये बोले मूर्ख इंसान वो नहीं जो गलतियां करता है, जो गलतियां करके उससे सीख नहीं लेता है। यानी कि हमने हिस्ट्री में क्या क्या गलतियां करी वो अब आगे ना दोहराएं, वही समझदार इंसान है। इसके लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना होगा। अगर आप यही नहीं जानेंगे कि हमने पास्ट में गलतियां क्या क्या करी, तो हम कैसे अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सबक ले पाएंगे। जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, रोड पे ही चलते हैं, आप चल रहे हैं, आप जा रहे हैं स्कूल, ठीक है, आप जा रहे हैं स्कूल, आप जा रहे हैं स्कूल अपने, ये है आपका स्कूल, ठीक है। इस रास्ते पे बहुत सारे पत्थर हैं,
और एक दिन आप चले गए बिना शूज के, तो ये पेडल्स हैं ये आपके पैरों में लगेंगे, दर्द होगा, ठीक है। एक दिन तो आपको दर्द हुआ, लेकिन जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो आपको ये पता है कि कल रास्ते में पत्थर मिले थे, पैरों में चुभे थे तो दर्द हुआ था। तो अगले दिन आप अपने पैरों की सेफ्टी में भी आप स्लीपर्स पहन के जाएं या शूज पहन के जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कैसे सेफ्टी कर रहे हैं, पर ये इंपॉर्टेंट हम ये समझाना चाह रहे हैं इस चीज में कि हमने पास्ट से क्या सीखा है। यानी कि हमने कल जो गलती करी थी, हम कल बिना स्लीपर्स के गए थे, तो आज हमें नहीं जाना है। यानी कि जो गलती हमने हमारे जो देश में पास्ट में करी है, उनसे हमने क्या सीखा है। जैसे हम सब ये सीखते हैं कि हमें आज़ादी कैसे मिली, है ना, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि हम गुलाम क्यों हुए थे, है ना, हमारी क्या क्या मिस्टेक्स रही जिससे हमें गुलामी की, क्या बोले, हमें उतारनी पड़ी अंग्रेजों की, फिर हमें इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा कि हम आज 25 ईयर्स हुए हैं, 76 ईयर्स आज़ादी के। तो सबसे ज़रूरी है हिस्ट्री में, क्यों हम मिस्टेक्स से कि हमने करी, उनसे हमें क्या सीख मिली, ताकि वो मिस्टेक्स हम आगे ना दोहराएं। कल्चर है, कल्चरल अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस पास्ट में क्या कल्चर रहा है, किस तरीके से हम लोग अपने करते थे, सोशल हार्मनी बना के रखते थे, फेस्टिवल्स को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोग एक साथ किसी न किसी एक मौके पर इकट्ठे हो सके, है ना, तो ताकि हार्मोनियल सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप जो है वो स्टेब्लिश हो सके। तो कल्चर अवेयरनेस के लिए भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आज हम मनाते हैं, क्या बोलते हैं, दशहरा मनाते हैं, दीपावली वगैरह मनाते हैं, है ना। तो ये हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें इनका पास्ट पता है, हमारी कुछ मान्यताएं ऐसी रही हैं कि राम अच्छाई का प्रतीक है, रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है। तो हमें जब ये पता है तो ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन गया है कि हमेशा दशहरा के दिन अच्छाई ने बुराई को हराया था, बुराई को हराया था। तो इन चीजों हम हमेशा चाहते हैं कि ये हमारी आगे वाली जनरेशन भी सीखे, है ना। देन आता है क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम हिस्ट्री के पास्ट के बारे में सीखने लगते हैं तो हम थिंकिंग करने लगते हैं कि ऐसी क्या मिस्टेक्स रही पास्ट के बारे में जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इन्फॉर्म सिटीजन। मैंने फिर से वही बात कहा कि अपना सेंटर पॉइंट समझना क्या है कि टू अंडरस्टैंड सोसाइटी बेटर। अगर हम समाज में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग हैं, तो लोगों से समाज बनता है। और सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने समाज को समझें। समाज को समझने के लिए जरूरी है कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स पास्ट में क्या रहे हैं, हमारी हिस्ट्री क्या रही है, ज्योग्राफी क्या रही है, पॉलिटिकल सिस्टम कंट्री का क्या रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताकि हम इन्फॉर्म्ड और एक्टिव सिटीजन बन सकें, देश की प्रमुख जो समस्या है उनके बारे में हाईलाइट कर सकें। अगर हमें यही चीजें इन्फॉर्म नहीं पता नहीं होंगी तो हाउ कैन वी बिकम इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो उम्मीद हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए आपको समझ में आया हो। अपन बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है सिविक्स। आपने देखा होगा जब आपने पढ़ा होगा एक सब्जेक्ट सिविक्स, तो civics is the study of rights and the duties of citizenship and working of government and society। civics में हम पढ़ते हैं ड्यूटीज के बारे में और राइट्स के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। जैसे आप किसी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक, आपका जन्म हुआ इंडिया में, ठीक है ना बेटा, आपका जन्म हुआ इंडिया में, आपको आपके राइट्स पता, आपने स्टडी, आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी, पढ़ाई करने के बाद में आप के लिए इमेजिन करिए आपको इस बेस डिस्क्रिमिनेट किया गया कि आप थोड़े से ब्लैक हैं, ब्लैक इन द सेंस कि आपका कलर गोरा नहीं है, आप या वाइट नहीं है, क्योंकि दुनिया आज इन्फ्लुएंस किस है, वाइट से है, क्योंकि सारी मार्क्स लगी हैं कि, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इट इज अ नेचुरल, है ना। तो ब्लैक कलर कोई श्राप का प्रतीक नहीं है, इट इज नॉट अ साइन ऑफ कर्स, ये क्या है, नेचुरल है। की मान्यता बन गई है कि जो गोरे होते हैं वही सभ्य होते हैं और जो ब्लैक हैं वो सभ्य नहीं होते हैं। आई बात समझ में गया कि आप ब्लैक हैं, हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो, है ना, आप एलिजिबल भी हो, तो अगर आपको आपके राइट्स के बारे में होगा तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं लड़ाई लड़ पाएंगे इस सिस्टम के खिलाफ में। अरे बात समझ लो, आप अच्छे साइंटिस्ट बनिए, आप अच्छे कैलीग्राफर बनिए, आप अच्छे, अच्छी बात है, लेकिन बीइंग एन एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको आपके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है और समाज कैसे वर्क करता है, समाज किन चीज़ों से बना होता है, सरकार किन चीज़ों से बनी होती है। जब आपको गवर्नमेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता हो कि जुडिशरी क्या होती है, पीएम कैसे इलेक्टेड होते हैं, कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पीएम, कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उसकी ड्यूटीज क्या क्या होती है। आई बात समझ में? यानी कि सिविक्स के बारे में देखो, हिस्ट्री से हमने क्या सीखा कि हमने पास्ट मिस्टेक्स में, जो हमने पास्ट में मिस्टेक्स करी वो नहीं करना है, ताकि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर हो। सिविक्स में जब हम प्रेजेंट में हैं, हमने किसी कंट्री में जन्म लिया है, तो हमें ऑफ द कंट्री, हमें अपने राष्ट्र राइट्स और ड्यूटीज के बारे में जानना चाहिए, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। तो वही बात आती है कि भाई सिविक्स क्यों पढ़े, ताकि हम एक क्या बन सके, इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सके, है ना, ताकि हमारे पास कंट्रीज की जो है बेसिक इंफॉर्मेशन हो, और जिससे हम अपने अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ सकें। पार्टिसिपेशन इन सोशल डिबेट्स, आपने देखा होगा कि कभी भी आप किसी भी जगह जाएं, तो आप इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि अगर पान की दुकान है, जरूर चलती है। और इमेजिन करिए कि आपको अगर अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा, तो आप उन सोशल डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? आंसर आएगा कि सर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पढ़नी चाहिए, ताकि आप सोशल डिबेट्स में कर सकें और लोग आपको सुने, जिससे आपकी, ये बोलते हैं ना, सोशल क्रेडिबिलिटी ये बढ़ेगी। गवर्नमेंट सरकार कैसे काम करती है, इसको जानने के लिए भी हमें सिर्फ पढ़ना चाहिए। फोर्स द इंस्टीट्यूशन टू बी अकाउंटेबल, मान लीजिए आज बहुत सारी इंस्टीट्यूशन देश में कार्य कर रही है, जैसे मान लो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन का अगर एग्जांपल लें, इस इंस्टीट्यूशन में सबसे पहला अपन ये ले लेते हैं, ये तीन इंस्टीट्यूशन प्राइमरली हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे, बट ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में आते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, सारे ऑफिस आते हैं। इमेजिन करिए अगर आपको अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो कोई भी अधिकारी आपका काम नहीं करेगा। ये इंडिया में देखा जा रहा है। लेकिन आप विचार करिए, आप किसी और राइट्स पता हो, तो उस अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी बन जाती है आपकी हेल्प करने के लिए, आपका काम करने के लिए, क्योंकि आपको राइट्स हैं, आपको आपके राइट्स, इसलिए तो कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। तो जब हमें ये पता रहेगा, तो हम इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बना देंगे, फोर्सली बना देंगे, क्योंकि हम ये रख सकते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर दी है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पावर दी है कोई काम को करने की, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको असाइन किया है किसी काम को करने के लिए, और आप वही काम नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको हटा भी सकता है ना। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि हम सिविक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड पे है फादर ऑफ सिविक्स, है ना, दो सब्जेक्ट है फादर ऑफ सिविक्स, यही अगर अपन आगे क्लासेस में सिविक्स बन जाता है पॉलिटिकल साइंस। तो फादर ऑफ सिविक्स जो है ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, और वहीं पे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाते हैं एरिस्टोटल। ये वन लाइनर फैक्ट है, ताकि आपको आपकी इंफॉर्मेशन एनहांस। ये क्यों कहा जाते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ गवर्नेंस, है ना। तो इन्होंने प्रशासन के बारे में पढ़ने, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, इनकी प्रशासन के बारे में उन्होंने बहुत पढ़ा, अपनी थ्योरीज वगैरह दी, इसके कारण इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इज इट क्लियर? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ सिविक्स बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन थे? एरिस्टोटल। अब सिविक्स वर्ड का ओरिजिन क्या हो हिस्ट्री के तरीके से, तो ये लैटिन वर्ड है, इट ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सिविकस, ये वर्ड है सिविकस, इससे इसका ओरिजिन हुआ। इसका मतलब है रिलेटिंग टू अ सिटीजन, कि नागरिक से संबंधित है। सिविक्स और सिटीजन कुछ सिमिलर लग रहा है। सिविकस वर्ड है लैटिन वर्ड, इससे ओरिजिन हुआ रिलेटिंग टू अ सिटीजन। ठीक है ना। तो ये इसमें जो लिखा है ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये थे एरिस्टोटल का। हिज आइडियाज कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक्स एंड सिटीजन, यानी कि जो थ्योरीज एरिस्टोटल साहब ने दी हैं, आपने नाम सुना होगा अरस्तु का, उन्हीं को कहते हैं एरिस्टोटल। जो थ्योरीज एरिस्टोटल की मॉडर्न वर्ल्ड में थ्योरीज काम कर रही है, वो थ्योरीज चल रही है, यानी कि उनका सिग्निफिकेंस आज भी है। इसी कारण उन्हें कहा गया है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब अपन बात करते हैं हमारे साइड पे, या ये हम बोले कि हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या है? तो मैंने कहा कि सर ज्योग्राफी दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफी। इसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा इट इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस,
एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। लोगों का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, तो मैन का एनवायरनमेंट ये होता है कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हर चीज जो हमें चारों ओर से घिरी है एनवायरनमेंट है। मान लीजिए आप अगर इस क्लास को अपने रूम में बैठ कर ले रहे हैं तो उसको भी हीट भी है, फर्नीचर होगा, तो वो सब किसमें आएगा, एनवायरनमेंट में आएगा। अगर आप चार लोगों से मिल रहे हैं तो वो जैसे आप हैं तो वो चारों के चारों क्या है, एनवायरनमेंट का हिस्सा, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। इट लुक्स एट का मतलब टू थिंक केयरफुली, यानी कि हम पढ़ते हैं किसके बारे में, फिजिकल लैंड एंड वाटर as well as human activities and culture to understand how places and people are connected। सिंपली आप ना समझिए कि वी स्टडी ज्योग्राफी, क्यों, टू अंडरस्टैंड हाउ प्लेसेस एंड पीपल आर कनेक्टेड। हम ज्योग्राफी के लोग और जगह आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। सर समझ में नहीं आया, आसान सी भाषा में, मैंने कहा एक मिनट, उनका अब आते हैं अपने बेसिक एग्जाम्पल। मैंने कहा देखो, हमारा ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हमारी ये है सोलर गैलेक्सी या सोलर सिस्टम में, फिर हमारे पास एक प्लानेट हमारा अर्थ। अब अगर आपको प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप ये रहकान है किस हेमिस्फीयर में है, आपके यहाँ का क्लाइमेट कैसा है ना। आपको जब इन चीज़ों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि लोगों का कल्चर या कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जो महिला होती है और जो मेल की या जो अरब कंट्रीज है, इनमें व्हाइट कलर का होता है बुर्का, ये पहन रहते हैं, ये ब्लैक, ये तो इंडिया में भी चलता है। तो अब ये रिलीजन का हिस्सा बन चुका है, उन्होंने मान लिया है, पर इसके पीछे रीजन ये था कि अरब कंट्रीज है यहाँ पे, इनमें रेग जैसे मान लो ये अगर मैप है तो अरब कंट्री, मान लो इंडिया यहाँ पर, तो अरब कंट्रीज में क्या हुआ, रेगिस्तान हुआ करते थे, जैसे सहारा डेजर्ट है, तो वहां जब हवा चलती थी तो उनका ये बोला कि चेहरा वगैरह ये सब गंदा हो जाता था, तो उन जो डस्ट पार्टिकल से बचने के लिए वो अपना फेस कवर करते थे। जैसे हम लोग आज भी कहीं जाते तो मैं ये बोलूं, अच्छा ये इसलिए ये नहीं पहन, अच्छा अब ये इसलिए नहीं पहन रहे हैं क्योंकि उन्हें बोल रहा है कि तुम्हें बुर्का ही पहनना है महिलाओं को, है ना, ये इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है। आई बात समझ में। लेकिन यूएई मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री थी, तो धीरे जो क्या पहनेंगे, बुर्का। इंडिया के, इंडिया में लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, तो पहनते हैं क्योंकि यहाँ क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। जब ये क्लाइमेट ट्रॉपिकल वाला है तो यहाँ के जो क्लाइमेट है वो फोर्स करता है लोग के कपड़े पहनने में, ताकि जो भी हीट आए क्या हो जाए, बैक हो जाए, बैक हो जाए। आई बस, यानी कि ज्योग्राफिकल फीचर का रहन खान पान डिसाइड करता है। अपन बात करते हैं इंग्लैंड की, तो आपने देखा होगा अंग्रेज लोग टाई लगाते हैं, उनके यहाँ पे टाई कल्चर है। तो टाई कल्चर क्यों है, तो टाई कल्चर का रीजन सबसे ये आता है कि उनके कल्चर में शुरू नहीं था, उनके यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी थी कि उन्हें कल्चर फॉलो करना पड़ा कि सर जैसे जैसे मान लो वो रहते थे कहाँ पे, वो रहते थे ऐसे एरिया में जहाँ सर, यानी कि वो रहते थे टेम्परेचर में। अपन समझेंगे कि टेम्परेट रीजन क्या होते हैं, टॉरेट जोन क्या, मतलब सर्दी बहुत होती है क्योंकि वहाँ सन की रेज डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। जब सन की रेज डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही है तो ऐसी कंडीशन वहाँ सर्दी बहुत है। तो सर्दी बहुत है, तो जैसे मान लो ये है हमारे यहाँ के डोनाल्ड साहब, है ना, इन्होंने क्या किया, ये कोट पहना, इन्हें सर्दी लग रही है बहुत, ठीक है, इन्होंने कोट पहन लिया, अच्छा खासा इनके हाथ बना दे रहे हैं, इससे बचने के लिए उन्होंने एक कपड़ा लिया और कपड़ा लेकर उन्होंने ऐसे बांध दिया, और पूरी दुनिया ने आंख बंद करके बिना ये जाने कि ये टाई क्यों बांध रहे हैं, इन्हें जाना कि सिविलाइज्ड हैं और गोरे हैं, तो आप गर्मी में बैठे हो लेकिन टाई लगाएंगे तो हम सिविलाइज्ड माने जाएंगे। तुम देख रहे हो कि एक देश की ज्योग्राफी ने
कैसे उनके यहाँ का सिविलाइजेशन डिसाइड कर दिया। सिविलाइजेशन में रहन सहन, खाना पीना, आई बात समझ में। तो यानी कि किसी कंट्री के हमें सिविलाइजेशन के बारे में जानना हो, है ना, वहाँ के जगह के बारे में जानना हो, अगर किसी कंट्री की ज्योग्राफी के बारे में हम जान जाएंगे तो लगभग हम ये कहें कि उनकी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, सोसाइटी, अच्छी नॉलेज ले पाएंगे। भाई बात समझ में। तो यही है कि इट इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट, इट लुक्स एट फिजिकल लैंड एंड वाटर एज वेल एजुकेशन कल्चर टू अंडरस्टैंड हाउ प्लेसेस एंड पीपल आर कनेक्टेड। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ये लाइन समझना है कि टू अंडरस्टैंड हाउ प्लेसेस एंड पीपल आर कनेक्टेड। भाई बात समझ में। अपन बात करते हैं ओरिजिन पे। तो ज्योग्राफी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? मैंने कहा फिर से वही ग्रीस एक कंट्री थी, है ना, उसी ग्रीक। जियो का मतलब होता है अर्थ, धरती, पृथ्वी, जो हमारा प्लानेट है। ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब होता है बेटा? डिस्क्रिप्शन, या यूं बोले स्टडी। तो इसका कलेक्टिवली बोलेंगे तो ये है राइटिंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में जितनी भी लिखी जानी है, या बोले कि राइटिंग्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ज्योग्राफी वर्ड का मतलब क्या है? अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन, या अर्थ के बारे में। अब फिर से वही क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी क्यों पढ़े? तो इसका आंसर मैंने पहले पिछली स्लाइड में दे दिया है। वर्ल्ड, यहाँ वर्ल्ड है, तो दुनिया के लिए कहाँ कैसा क्लाइमेट है, कहाँ, और क्लाइमेट अगर पता चलेगा तो इससे पता चलेगा कि वहाँ की डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली बात है, वहाँ का कल्चर अलग होगा। इंडिया का कल्चर अलग है, ब्रिटेन का कल्चर अलग है। साउथ, जो मैं ये बोलूँ कि अगर जो ऐसी कंट्रीज हैं जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसकी जो कंट्रीज है इनका कल्चर अलग है, क्योंकि इनके यहाँ का क्लाइमेट अलग है। फिर हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमारे कंट्री में बहुत सारे रिसोर्स हैं, मिनरल्स हैं, है ना। अब रिसोर्स में क्या आता है? लैंड, एयर, वाटर, है ना। लैंड, वाटर, मिनरल्स। लैंड कहाँ में, वो ये मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? लैंड पे ही मिलते हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं? आयरन है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है। जो पन्ना शहर है वो डायमंड माना जाता है, डायमंड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। डायमंड है, गोल्ड है। ये जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, इनके बारे में स्टडी भी हम कहाँ से करते हैं? इसके बारे में हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, है ना। तो नेविगेशन एंड मैपिंग, जैसे एक वर्ल्ड मैप, आपका कंट्री कहाँ है। तो आपको ये नहीं पता, जैसे मान लो हमें अमेरिका जाना है, तो आपको ये नहीं पता कि अमेरिका के इधर करना है ना। डायरेक्शन का ये इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप अपने स्कूल जाइए, और आप फर्स्ट डे स्कूल में आप स्कूल कभी नहीं देखा, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे अपने मम्मी पापा से कि एटलीस्ट एक, जिससे हम अगले दिन से जा सकते हैं। ये बात समझ में। यानी कि नेविगेशन के लिए, मैपिंग के लिए, है ना। ग्लोबल इंटरकनेक्शन से मैंने वही कहा कि अगर आप दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हैं तो देन हमें पता हुआ कि कोई देश कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे हमारे रिलेशनशिप स्टार्ट होंगे, जिससे हम जैसे जो भी कंट्रीज इस एरिया में आ रहे हैं, यानी कि टेम्परेट रीजन है, इनके यहाँ क्लाइमेट ऐसा नहीं होता है कि फसल उगा सकें। तो जब ये फसल नहीं उगा सकते, नहीं उगा सकते, तो ऐसी कंट्रीज के साथ कॉन्टेक्ट करेंगी जिनके यहाँ मसाले हो सकते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि मे बी ये कुछ फसलें यहाँ रीजन में नहीं हो रही होती हैं, तो हम इन कंट्रीज से जाके कॉन्टेक्ट करेंगे ताकि वो उन वो उन सामानों को तुम हमें दिए, ताकि हमारे में। और आज हम देखते हैं दुनिया के बहुत सारे जो रूट्स बने हुए हैं, लैंड रूट्स, सी रूट्स, है ना। पहले के समय लैंड रूट्स हुआ करते थे, जिसका अपने सिल्क रूट का है, निकलता था चाइना, इंडिया से। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में सिल्क का व्यापार करता था। फिर धीरे धीरे मैरीटाइम रूट्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर हम पानी के जहाज से ये ट्रेड एंड कॉमर्स अपना करने लगे। यानी कि इससे क्या होता है, ज्योग्राफी से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ना होता है। अब ये समझ में आया कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब वही है, अब क्लास एंड होने पे है, और वही है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये है। और इन्होंने क्या किया था, ही कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी, ज्योग्राफी टर्म इन्होंने दिया। एंड ही कैलकुलेटेड दिस सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है अर्थ की सरफेस के बारे में स्टडी। मे बी नहीं हो, पर समहाउ कुछ तो ठीक थी, है ना।
क्योंकि ये फर्स्ट वन थे तो इनकी बात को ज़्यादा ये वेटेज मिलेगा। एंड ही क्रिएटेड वन ऑफ द अर्लीस्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड, और इन्होंने दुनिया का सबसे पहला मैप बनाने की कोशिश करी कि कुछ एज दी जो भी कंट्रीब्यूशंस थे इन्हीं को देखते हुए ही वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये है एरिस्टोनिस आपका फोटो, है ना। अब फिर अपन एक फैक्ट और पढ़ते हैं कि हु इज फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, है ना। तो फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जो है वो कहा जाता है जेम्स रेनल साहब को। किसे कहा जाता है? जेम्स रेनल साहब को। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ कहा जाता है जेम्स रेनल, ये है फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, है ना, जेम्स रेनल। क्यों कहा जाता है? ये ब्रिटिश स्कॉलर थे, इंग्लैंड के थे, और भारत में जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो ही वॉज वर्किंग एज ब्रिटिश सर्वेयर जनरल, यानी कि अंग्रेजों की ओर से ये भारत के सर्वे करते थे, ब्रिटिश सर्वेयर जनरल है। तो इन्होंने क्या किया था, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? तो इनका कंट्रीब्यूशन था ही डिजाइंड दी मैप ऑफ ही डिजाइंड द मैप ऑफ बंगाल 1739। डेटा में बी रॉन्ग, इन्होंने बंगाल का मैप डिजाइन किया था और इंडिया के मैप को भी डिजाइन करने की कोशिश करी थी, और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ ओशिनोग्राफी, एक्स्ट्रा फैक्ट कर सकते हैं। तो जेम्स रेनल साहब को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जो ब्रिटिश भारत में एज अ ब्रिटिश सर्वेयर जनरल, एंड ही डिजाइंड द मैप ऑफ बंगाल इन 1739, एंड ही आल्सो ट्राइड टू डिजाइन द मैप ऑफ इंडिया। और इन्हीं कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए जेम्स रेनल्स कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आई बात समझ में? अब अपन एक बार क्लास को समाप्त करने से पहले इन शॉर्ट समझ के कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने कहा, ये थैंक यू थोड़ी सी देर के बाद मैंने कहा कि सर सबसे पहले आपने समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी। मैंने कहा समझ में नहीं आया हो तो इन शॉर्ट समझिए, अगर आपसे ये पूछा जाए, कहा जाए कि ए के बाद बी आता है, बताया जाए, तो इसकी स्टडी है सोशल स्टडीज में। लेकिन वहीं पर आपसे ये पूछने लग जाए कि ए के बाद बी क्यों आता है, मतलब इसका कोई जेन्युइनली आंसर नहीं है, और होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज को पता होगा, मुझे नहीं। आइए, मैं सोशल स्टडीज टीचर, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ए के बाद बी आता है तो ये सोशल स्टडी में है, लेकिन ए के बाद बी क्यों आता है, अगर इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसको अपन पढ़ते हैं सोशल साइंस। आई बात समझ में? फिर आते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी। तो हमने समझा कि हिस्ट्री वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब है टू नो, जानना, किसके बारे में जानना, पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना, जानना। तो हमने कहा कि पास्ट इवेंट्स के बारे में इसलिए जानना है ताकि हम उन गलतियों से सीख सकें और भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हमने पास्ट। एक वर्ड है लैटिन वर्ड सिविक, जिससे ओरिजिन हुआ, इसका मतलब है सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो सिविक्स में हम राइट रह रहे हैं तो वहाँ आपके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, इसकी। फिर हम पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी में क्या है। तो ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया, जिसका मतलब है कि जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी कि राइटिंग्स ऑफ दी अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में पढ़ना है कि अर्थ का फीचर क्या है, ठीक है ना। मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ प्लेन है, कहाँ प्लेट्यूज हैं, और कहाँ माउंटेन्स। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, ठीक है ना। फिर आता है एक शब्द इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट समझिए, आप किसी भी चीज के प्रोडक्शन के बारे में, है ना, उसके कंजप्शन के बारे में, है ना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो इसकी स्टडी करते हैं। ये मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इट कम्स इन सोशल साइंस। तो मैं फिलहाल में आज अपने टॉपिक का, आज अपने सेशन का एम ही बच्चे को या आप लोगों को ये समझ में आ सके कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, है ना। तो डिफरेंस के तरीके से भी अपन ने समझ ही लिया है क्या डिफरेंस समझाया हो, और करके सेशन को समाप्त करेंगे। और इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो अपनी नॉलेज एनहांस करिए और इनसे जुड़े रहिए। थैंक यू।